कल की क्लास में हमने कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन तक पार्ट कवर किया था और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से रविशंकर शुक्ल जो मंत्रिमंडल रहता है वो त्याग पत्र देता है, क्योंकि कांग्रेस को जो है बिना बताए भारत को जो है युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, वहां तक का पार्ट हमने कवर किया था। कल हमने वहां पर ये पार्ट भी देखा था कि कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है वहां पे जो अध्यक्ष बनते हैं वो सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। और उसके बाद जो है, क्योंकि गांधी जी का कैंडिडेट जो रहता है वो रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, वो जो है चुनाव हार जाते हैं, तो इसको गांधी जी अपनी हार बोलते हैं। जिसके बाद जो है जो मुख्य रूप से जो सुभाष चंद्र बोस है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे, अपने जो पद रहता है वहां से इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। ये पार्ट हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इसके अलावा जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, क्या क्या गतिविधियां हुई, ये आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भारत सेवा दल। देखिए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, वैसे ही एक दल जो था सुभाष चंद्र बोस के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित था। तो इसी के लिए क्या किया गया, सुभाष चंद्र बोस के जो विचारों से प्रभावित जो व्यक्ति थे उन्होंने बिलासपुर में एक दल का निर्माण किया जिसका नाम था भारत सेवा दल। तो 1939-40 में जो है बिलासपुर में एक दल बनाया गया भारत सेवा दल, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तर्ज पर था, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक यानी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित था। तो इसके जो प्रमुख थे वो थे गरीब राम, भ्रमरजी गुप्त और चित्रकांत जायसवाल। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख थे भारत सेवा दल के गरीब राम, भ्रमरजी गुप्त, चित्रकांत जायसवाल। यहाँ पर जो है ये सेवा दल जो था मुख्य रूप से लोगों, जो भी व्यक्ति इस दल में शामिल होता था उसको शारीरिक प्रशिक्षण देता था ताकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों को कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, तो ये जो है मुख्य रूप से आप देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके विचारों से दल काफी ज्यादा प्रभावित था। तो ये जो भी दल में शामिल होता था व्यक्ति उसको जो है शारीरिक प्रशिक्षण देता था ताकि वो कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत नॉर्मल बुक में मिलेगा नहीं, कभी पेपर में आ गया तो उसके लिए आप पढ़ लीजिएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव 1940। जैसे कि अभी तक मैंने बताया था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि कांग्रेस को बिना बताए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या दिक्कत होती, कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और वो जो है यहाँ की जनता से मांग करता है कि कोई भी जो है ब्रिटेन को युद्ध में मदद नहीं करेगा। तो भारत जो है वो ब्रिटेन को कोई भी युद्ध में मदद नहीं करता रहता। तो भारत के जो लोग हैं और या कांग्रेस जो है वो जनता से आह्वान करे कि वो जो है युद्ध में शामिल हो। इसके लिए जो है भारतीय जनता को प्रसन्न करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, जो कि उस समय के वायसराय लिन लिथगो के द्वारा लाया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, क्योंकि युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम एक युद्ध समिति बनाएंगे या युद्ध सभा बनाएंगे, जिसमें जो है मुख्य रूप से वो युद्ध सभा में हम भारतीयों को भी शामिल करेंगे, सब दल के नेता रहेंगे और वो ये तय करेगा कि उसको युद्ध में शामिल होना है कि नहीं। तो अगर युद्ध समिति परमिशन देगी तभी भारत को जो है युद्ध में शामिल किया जाएगा। तो ये सब काम होगा युद्ध के बाद। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस की मांग रहती है कि आप ये बोले कि युद्ध के बाद जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन ये सब कोई भी मांग पर चर्चा नहीं होती। लेकिन अगस्त प्रस्ताव क्योंकि सिर्फ इतना ही बोलता है कि युद्ध के बाद एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, वो डिसाइड करेगी कि भारत को आगे आने वाले कोई भी युद्ध में शामिल करना है कि नहीं करना है। तो इससे जो है कांग्रेस जो है संतुष्ट नहीं होती और कांग्रेस में जो मुख्य रूप से गांधी जी रहते हैं वो पूरे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कांग्रेस के बाकी नेता रहते हैं वो ये बोलते हैं गांधी जी को कि क्योंकि ब्रिटेन तो पहले ही युद्ध में उसकी स्थिति कमजोर है, क्यों ना अब हम ब्रिटेन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दे भारत में। तो क्योंकि ब्रिटेन तो पहले ही कमजोर नजर आ रहा है युद्ध में, तो वो भी यहाँ स्थिति संभाल नहीं पाएगा और हम यहीं पे स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं अभी हमारा दुश्मन जो है वो कमजोर है, तो हमको उसके पीठ में वार नहीं करना चाहिए। हम जो है नियमित रूप से अपना आंदोलन करेंगे और मुख्य रूप से हम क्या करेंगे,
अंग्रेजों को परेशान करना, ज्यादा ऐसा वाला काम नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि हम एक व्यक्ति जो है अपना एक मतलब तय करेंगे कुछ व्यक्तियों को मिलकर कि हर व्यक्ति जो है अलग अलग जगहों पर जाकर युद्ध विरोधी भाषण देगा कि हमको युद्ध में शामिल नहीं होना और जनता को जागरूक करेगा। तो ये युद्ध विरोधी भाषण देने के लिए, युद्ध विरोधी सभाएं करने के लिए जो है भारत में चालू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसमें गांधी जी पहले ही बोल देते हैं जिनको मैं चुनूंगा वही इस सत्याग्रह में शामिल होगा, जो पूर्ण रूप से अहिंसात्मक होना चाहिए, कोई भी हिंसा इसमें नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी ही डिसाइड करते हैं कि कौन इस सत्याग्रह को करेगा। तो गांधी जी सबसे पहले व्यक्ति जिसको डिसाइड करते हैं उनका नाम रहता है विनोबा भावे। सेकंड सत्याग्रही रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो विनोबा भावे जो है 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे जो है अपने पवनार क्षेत्र से जो है इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करते हैं और वहां युद्ध विरोधी नारे लगवाते हैं और युद्ध विरोधी भाषण देते हैं। तो यहाँ पर पवनार में ही जो है विनोबा भावे का आश्रम भी था। एक बार पेपर में मैचिंग में आश्रम वाले में विनोबा भावे का नाम भी दिया था, तो आप याद रखिएगा पवनार में उनका आश्रम भी था। ठीक है। सेकंड सत्याग्रही रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो टोटल जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है उसके प्रथम चरण में जो डिसाइड होते हैं कि कौन कौन सत्याग्रह करेगा, तो उसकी संख्या हम देख लेते हैं। तो प्रथम चरण में रायपुर से जो है 473 लोगों का चुनाव किया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। बिलासपुर से 120 लोगों का चुनाव किया जाता है और दुर्ग से 107 लोगों का। तो टोटल जो है रायपुर से 473 लोग प्रथम चरण में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हैं, बिलासपुर से 120 लोग और दुर्ग से 107 लोग। पहले ये संख्या बहुत कम रहती, लेकिन प्रथम चरण के अंत में आते आते इतनी संख्या हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट इतना पढ़ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे हुआ। तो सबसे पहले रायपुर में 27 नवंबर 1940 रायपुर के आसपास स्थित माना में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया और वहां पर युद्ध विरोधी नारे लगवाए और युद्ध विरोधी एक सभा को संबोधित किया, यानी उस सभा में उन्होंने युद्ध विरोधी भाषण दिया। जिसके बाद जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसी दिन। तो 27 नवंबर 1940 माना के पास जो है पंडित रविशंकर शुक्ल गिरफ्तार होते हैं और उनके उसके बाद जो है उनको वहीं पर जो है, क्योंकि वो युद्ध विरोधी भाषण दिए रहते हैं इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है 27 नवंबर 1940 को ही पूर्ण रूप से जो रायपुर है उसमें हड़ताल की जाती है, स्कूल कॉलेज दुकानें सभी बंद रखी जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि 27 नवंबर 1940 जो क्षेत्र का नाम है आपको वो इंपॉर्टेंट है। माना में जो है उन्होंने मतलब रायपुर के अंतर्गत ही माना जहां वर्तमान में एयरपोर्ट आता है, तो वहां पे जो है उन्होंने युद्ध विरोधी भाषण दिया था। क्लियर है। और रायपुर में कौन कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उनका नाम है महंत लक्ष्मी नारायण दास, मौलाना अब्दुल रऊफ और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनका भी रायपुर के व्यक्तिगत सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान रहा है युद्ध विरोधी भाषण देने और सभाएं करने में। ठीक है। तो कौन कौन हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ला, महंत लक्ष्मी नारायण दास, मौलाना अब्दुल रऊफ और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब हम देखते हैं ये हो गया रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित। अब हम देखते हैं दुर्ग में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित क्या क्या घटनाएं हुई। तो दुर्ग में क्या होता है, 29 अक्टूबर 1940 को घनश्याम सिंह गुप्त के घर में एक सभा होती है। घनश्याम सिंह गुप्त की इस सभा में कौन कौन शामिल होता है, राम कुमार सिंगरौल, राम रतन गुप्ता, गोवर्धन लाल शर्मा, राम प्रसाद देशमुख, रत्नाकर झा, मोहनलाल बाकलीवाल, ये सब की एक मीटिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस मीटिंग में एक सत्याग्रह प्रचार समिति बनाई जाती है और यहाँ पर ये तय किया जाता है कि जो ये सत्याग्रह प्रचार समिति होगी ये हर जगह पद यात्रा करेगी और पद यात्रा में जो जब भी जाएंगे तो ये युद्ध विरोधी नारे लगाते हुए जाएंगे और जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा करके युद्ध विरोधी भाषण देंगे। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रचार करने के लिए एक सत्याग्रह प्रचार समिति बनाई जाती है जो कि मुख्य रूप से पूरे रास्ते भर पद यात्रा में जहां भी जाएंगे वो युद्ध विरोधी नारे लगाएंगे। तो ये मीटिंग होती है 29 अक्टूबर 1940 को और यहाँ पर तय हो जाता है कि सत्याग्रह प्रचार समिति बनेगी। तो ये सत्याग्रह प्रचार समिति में कौन कौन शामिल रहता है, राम कुमार सिंगरौल,
राम रतन गुप्ता, गोवर्धन लाल शर्मा और राम प्रसाद देशमुख। क्लियर है? तो ये लोग जो है यहाँ पर जो है इस सत्याग्रह प्रचार समिति में शामिल होते हैं और ये लोग जो है जगह जगह जाकर पद यात्रा करके युद्ध विरोधी नारे लगाते हैं और युद्ध विरोधी सभा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 12 नवंबर 1940 को जो लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, सत्याग्रह प्रचार समिति के लिए निकले थे पद यात्रा में, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कटनी में। तो कटनी में ये गिरफ्तार होते हैं 12 नवंबर 1940 को। कौन कौन? राम कुमार सिंह राव, राम रतन गुप्ता, गोवर्धन लाल शर्मा और राम प्रसाद देशमुख। इनको कटनी में गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये युद्ध विरोधी के यहाँ से पद यात्रा में निकले थे, तो दुर्ग से निकल के वो कटनी तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो 12 नवंबर को गिरफ्तार होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर तय होता है 29 अक्टूबर 1940 को घनश्याम सिंह गुप्त के घर में ही मीटिंग होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो है 28 नवंबर 1940 को दुर्ग में एक भाषण होता है। ठीक है, 28 नवंबर 1940 में दुर्ग में एक भाषण होता है, यानी एक सभा होती है जहां पर घनश्याम सिंह गुप्ता युद्ध विरोधी नारे लगवाते हैं और एक कविता का पाठ करते हैं। वो कविता रहती है ब्रिटिश युद्ध प्रलय है, ब्रिटिश युद्ध प्रलय है, जन धन देना भूल है, सकल युद्ध अवरोध कर, सत्य अहिंसा मूल है। ठीक है, ये कविता का पाठ करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। याद रखना है, ब्रिटिश युद्ध प्रलय है, जन धन देना भूल है, सकल युद्ध अवरोध कर, सत्य अहिंसा मूल है। यानी आप समझ सकते हैं इस कविता से भी ये लोगों को युद्ध में ना शामिल हो इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये वाली कविता पढ़ने के कारण घनश्याम सिंह गुप्ता को जो है 28 नवंबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 साल की उनको सजा होती है। क्लियर है? तो ये है दुर्गम से संबंधित। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कविता पाठ जो है आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन किया था? तो ये घनश्याम सिंह गुप्ता। अगला देखते हैं बिलासपुर। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बिलासपुर से। 2 अप्रैल 1941 को एक जत्था युद्ध विरोधी नारे लगाते हुए दिल्ली रवाना हुआ। यानी बिलासपुर से, जैसे कि मैंने बताया सत्याग्रह यहाँ पे समिति बनी थी, प्रचार समिति, वैसे बिलासपुर के लोग भी पद यात्रा कर जो है जगह जगह युद्ध विरोधी नारे लगाते हुए जा रहे थे। तो बिलासपुर से भी 2 अप्रैल 1941 को एक जत्था युद्ध विरोधी नारे लगाते हुए दिल्ली रवाना हुआ, जिसमें प्रमुख थे राजा राम साहू और रामेश्वर साहू। राजा राम साहू और रामेश्वर साहू इसमें प्रमुख थे। इस जत्थे को जो है 8 अगस्त 1941 को इस जत्थे को गिरफ्तार किया जाता है ललितपुर में। यानी जो ये जत्था 2 अप्रैल से निकला हुआ है बिलासपुर से जाने के लिए दिल्ली, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है ललितपुर में, और ललितपुर में इनको गिरफ्तार कर जो है झांसी जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ललितपुर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ललितपुर में इनको गिरफ्तार करते हैं 8 अगस्त 1941 को और इनको भेज देते हैं झांसी जेल में। ठीक है, इसमें और भी कोई प्रमुख रहता है। बिलासपुर में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला उसमें और लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनके नाम देख लेते हैं। बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन श्रीवास्तव, भुवन भास्कर सिंह, राम गोपाल तिवारी और अमर सिंह सहगल। बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन श्रीवास्तव, भुवन भास्कर सिंह, राम गोपाल तिवारी, अमर सिंह सहगल, इन्होंने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये समय आप देख रहे हैं 1941 8 अगस्त के आसपास तो आ ही गया है, लेकिन अब क्या है, युद्ध में जो है ब्रिटेन की स्थिति गिरती ही जाती है। यानी युद्ध में ब्रिटेन जो है वो हार के करीब आने लग जाता है बहुत। अब उसको जो है सपोर्ट की जरूरत चाहिए, सपोर्ट की जरूरत थी, भारत भी सपोर्ट करे, वहां की सेना भी सपोर्ट करे। तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहते हैं चर्चिल, वो जो है भारत के लिए जो है एक युद्ध समिति के सदस्य रहते हैं उनके सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजते हैं कि वो क्रिप्स मिशन भारत जाए, वो जाकर वहां पर जितने भी भारत के दल हैं सबके दलों के प्रमुख से मिले, उनकी क्या मांगे हैं उसको सुने और उसके बाद जो है वो वहां से वापस आए और हमको प्रस्ताव मतलब अपनी रिपोर्ट दे, फिर उसके बाद हम भारत के लिए एक नया कानून बनाएंगे। इस तरीके से स्टेफर्ड क्रिप्स को जो है मतलब यहाँ पर भारत भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो है जब स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं तो यहाँ पर जो है जो ई राघवेंद्र राव रहते हैं छत्तीसगढ़ के, ई राघवेंद्र राव उस समय वायसराय की कार्यकारिणी के गृह रक्षा सदस्य रहते हैं।
ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ई राघवेंद्र राव वायसराय की कार्यकारिणी के गृह रक्षा सदस्य के रूप में वहां पर काम करते रहते हैं। तो जैसे ही सबकी मीटिंग बुलाते हैं, जितने भी मेंबर रहते हैं वायसराय की कार्यकारिणी में, क्रिप्स आते हैं, सबकी मीटिंग बुलाते हैं और वहां पर जो है केंद्रीय असेंबली में भी जितने सदस्य रहते हैं उनकी भी एक मीटिंग वहीं पर बुलाई जाती है। तो क्योंकि ई राघवेंद्र राव जो रहते हैं गृह रक्षा सदस्य रहते हैं और भारतीय सेना जो है उन्हीं के अंदर आते रहती है उस समय, कि भारतीय सेना कहीं शामिल हो या ना हो, गृह विभाग के अंतर्गत रहता है। तो ई राघवेंद्र राव जो है वहां पर क्रिप्स को बोलते हैं कि हम जो है कोई भी सपोर्ट आपको नहीं करेंगे इस युद्ध में और हमारी सेना जो है यहां से आपके सपोर्ट करने के लिए नहीं जाएगी। गृह रक्षा सदस्य उनके तरफ से ये बोला जाता है। तो यहां पर जो है दो तीन मिनट तो सब जन वहां पे शांत रहते हैं और क्रिप्स जो है फिर शांत रहने के बाद बोलते हैं कि आप यहां से जा सकते हैं। ई राघवेंद्र राव को बोलते हैं कि आप यहां से जा सकते हैं। अब ई राघवेंद्र राव जो है वो वहां से बाहर आते हैं और उसके बाद इसकी सूचना भेजते हैं गांधी जी को और सरदार पटेल को और ये बताते हैं कि क्रिप्स मिशन जो भारत आया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए आया है, उन्होंने आपकी कोई भी मांगे नहीं माननी है। तो यहां पर गांधी जी को पहले ही चेता देते हैं कि ऐसा ऐसा वो कर सकते हैं। तो क्रिप्स जो गांधी जी को ई राघवेंद्र राव जब इसकी सूचना देते हैं तो क्रिप्स मिशन जो रहता है, गांधी जी पहली मांग की रहते हैं कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है सभी दलों की मांग को सुनकर कोई एक निर्णय में नहीं पहुंच पाता और क्रिप्स मिशन जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी करता है कि हम ये देंगे, युद्ध के बाद देंगे बोलते हैं। जैसे युद्ध के बाद एक संविधान बनाने की एक सभा दे सकते हैं, ऐसा करके कुछ अपनी मांगे वहां पर बता देते हैं अपनी रिपोर्ट में। तो गांधी जी जो रहते हैं क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, क्योंकि वो वहां पर जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं बोलते, बल्कि उनको बोलते हैं कि हम जो आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी उसके भारत के ऊपर रहेगा ब्रिटेन ही और भारतीय अपने काम करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। तो गांधी जी उसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं, यानी जो मांग हम 10 साल 12 साल पहले कर रहे थे, आज आप वो मांग हमारी पूरी कर रहे हो, हम उससे नहीं मानेंगे, हमको पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। तो यहां पर जो है क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद जो है गांधी जी समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी हमारा काम नहीं होगा, अंग्रेज नहीं मानेंगे। उसके बाद आगे चलकर वो भारत छोड़ो आंदोलन चालू करने का निर्णय लेते हैं। तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट ये है कि ई राघवेंद्र राव जो है गृह रक्षा सदस्य है और जो मैंने आपको पूरा ब्यौरा बताया कि ई राघवेंद्र राव क्रिप्स से मिले थे, उनको बाहर जाने के लिए बोला गया, ये सब जो है पट्टाभी सीतारामैया ने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया ने ही अपनी बुक में लिखा है और इसके बारे में उन्होंने बताया था। क्लियर है। अगला देखते हैं हम रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही चालू हो गया था, तो पहले हम इसको देखेंगे, फिर हम आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो रायपुर षड्यंत्र केस जुलाई 1942 में हुआ, जिसमें प्रमुख थे परसराम सोनी। ठीक है, पेपर में बस वन लाइनर आता है रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनी 1942, बस इतना ही। लेकिन हम कुछ इसमें और चीजें देख लेते हैं कि परसराम सोनी जो थे वो मुख्य रूप से वो क्रांतिकारी विचारधारा के थे और वो जो है जिस तरीके से काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, किस तरीके से असेंबली में बम फेंका गया था, वो कुछ ऐसा जो है कारनामा करना चाहते थे रायपुर या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। लेकिन वो जो है पैसों से उतने सक्षम नहीं थे और ना ही उनके पास कुछ चीजें खरीदने के पैसे थे और ना ही वो रिवॉल्वर बनाना जानते थे, ना ही बम बनाना जानते थे। तो वो पिछले 4 साल से जो है रिवॉल्वर बनाने की, बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये जो है ट्रेनिंग जो है रिवॉल्वर में जो बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, यानी रिवॉल्वर मैकेनिक गिरिलाल लोहार से। तो वो गिरिलाल लोहार से जो है ट्रेनिंग ले रहे थे परसराम सोनी रिवॉल्वर बनाने की। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो वो ये सब काम करने के लिए, रिवॉल्वर बनाने के लिए भी सामान लगेगा, बम बनाने के लिए केमिकल लगेंगे और पैसे लगेंगे। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो छात्र थे समर सिंह बहादुर और गोवर्धन राम, समर सिंह बहादुर और गोवर्धन राम इनको पैसे की मदद करते थे परसराम सोनी को। बंगाल नागपुर रेलवे ट्रॉली के मैकेनिक अमृतलाल अवस्थी, वो भी इनको मदद करते थे। सीपी मेडिकल स्टोर्स के होरीलाल, वो भी इनको मदद करते थे।
इसके बाद जो है जब वो लगातार 4 साल ट्रेनिंग ले ली है वो बंदूक बनाने की और मुख्य रूप से बम बनाने की, तो उसके बाद परसराम सोनी जो है टाइम बम बनाना सीख गए थे, क्लोरोफॉर्म बम बनाना सीख गए थे, अश्रु गैस बम बनाना सीख गए थे। तो ये सब वो जो है परसराम सोनी सीख गए थे। और परसराम सोनी जो मुख्य रूप से जब बम बनाते थे तो बम का प्रैक्टिकल भी तो किया जाएगा, तो वो कहा कि वो फूट भी रहा है कि नहीं है, सही ढंग से वो काम किया है कि नहीं। कई बार उनकी योजना फेल भी हो जाती थी, बम बनाते थे लेकिन वो फटता नहीं था, जितना वो उम्मीद करते थे उससे कम नुकसान होता था। तो वो 2 स्थानों पे मुख्य रूप से बम का वो करते थे, बम जो बनाते थे केवल 2 स्थानों में प्रैक्टिकल करने के लिए जाते थे। वो था, एक था ईदगाह भाटा मैदान और एक था रावण भाटा मैदान। तो वो 2 ही स्थान में बम बनाने की प्रैक्टिस कर, मतलब बम फोड़ के प्रैक्टिकल करते थे, ईदगाह भाटा मैदान और रावण भाटा मैदान में। तो उनके साथ जब भी वो मुख्य रूप से जब भी बम का परीक्षण करने जाने वाले रहते थे, वो अपने दोस्त सुधीर मुखर्जी से जो है सलाह लेकर जाते थे। सुधीर मुखर्जी क्योंकि विज्ञान के छात्र थे तो उनसे वो अक्सर सलाह लिया करते थे। तो जब भी वो बम प्रैक्टिकल करने जाते थे वहां पर, तो उनके साथ कोई ना कोई मित्र जाता ही था। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से परसराम सोनी क्या करते हैं, लगभग शाम के 7 से 8 बजे के पास जो है ईदगाह भाटा मैदान जो है वहां पर जाकर जो है बम का परीक्षण करने के लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा उस समय का समय जो रहता है वो मैदान पूरा खाली रहता है, बीच से एक सड़क जाते रहती है, लेकिन वहां पर कोई भी आवाजाही उस समय नहीं होती। तो ईदगाह भाटा मैदान में परसराम सोनी क्या करते हैं, जो बम बनाए रहते हैं पेड़ के पीछे अपने 2 साथियों के साथ छुपते हैं और बम को फेंककर खाली मैदान में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है परसराम सोनी के साथ जो गए रहते हैं श्याम सुंदर अग्रवाल और गोपाल राम, ये 2 उनके दोस्त रहते हैं, श्याम सुंदर अग्रवाल और गोपाल राम, जो परसराम सोनी के साथ गए रहते हैं ईदगाह भाटा मैदान में। तो जैसे ही वो बम फेंकते हैं, बम बहुत बड़ा धमाका होता है, जो मैदान का जो बीच का हिस्सा रहता है वहां गड्ढा हो जाता है। तो उसी समय जो है राजकुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहते हैं मिस्टर पियर्स, वो जो है उस मैदान से होते हुए जो है वो जाने वाले थे अपने कॉलेज में। ठीक है, अपने कॉलेज की ओर जा रहे थे वो उस मैदान से होते हुए। तो मिस्टर पियर्स जैसे ही आवाज सुनते हैं वो वहां पर अपनी कार मैदान पे ही रोक लेते हैं और वो इतना डर जाते हैं कि वो पूरा घूम घूम के आसपास देखते रहते हैं कि कहाँ गड्ढा हुआ है, क्या हुआ है। और कहीं उनको ये लगता है कि आगे वाली जो सड़क है वहां पर भी जो है बम लगाए गए हैं, वो जैसे ही उसके ऊपर से गुजरेंगे वो बम फूट जाएगा। तो ऐसा करके वो ये सोचते हैं। तो इतना डर के जो है भ्रमित होकर वो उस चीज को देखते रहते हैं और परसराम सोनी अपने दोस्तों के साथ पेड़ के पीछे छुपकर ये सब घटना को देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। तो उसके बाद मिस्टर पियर्स जहां जाने वाले रहते हैं वहां नहीं जाते, वहां से घूम के दूसरी तरफ से वो चले जाते हैं। तो इसके बाद जो है आगे चलकर वो जो है मिस्टर पियर्स जो है पुलिस के पास भी बताते हैं कि वो जो है इस क्षेत्र में ऐसा ऐसे घटना हुई थी मेरे साथ। तब वो बाद में परसराम सोनी से उसकी पूछताछ भी होती है। क्लियर है? तो मिस्टर पियर्स वाली घटना जो है यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है मिस्टर पियर्स जब सूचना देते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो शक के आधार पर परसराम सोनी को पुलिस गिरफ्तार भी करती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं रहता तो छोड़ भी देती है। इसके बाद जो है जो परसराम सोनी रहते हैं वो मालवीय रोड के जो ओरिएंटल होटल था, रायपुर के मालवीय रोड में एक ओरिएंटल होटल है, वहां के जो मालिक थे वो परसराम सोनी के बचपन के दोस्त थे। तो यहाँ पर जो है जितने भी क्रांतिकारी रहते थे, सत्याग्रही रहते थे, वो क्या करते थे, यहाँ पर मीटिंग करते थे। ठीक है, तो रायपुर के ओरिएंटल होटल में जो है मीटिंग होती है। मीटिंग में कुंज बिहारी चौबे, सुधीर मुखर्जी, क्रांति कुमार भारती, रणवीर सिंह शास्त्री, डॉक्टर सूर, परसराम सोनी, ये सब आपस में बैठकर मिलते थे, चर्चा करते थे और अपना अगर कुछ गतिविधि करने वाले हो तो उसके बारे में पूरा डिस्कस ओरिएंटल होटल में ही होता था। अब यहाँ पर क्या होता है, 14 जुलाई 1942 को परसराम सोनी अपने लंगोटिया यार जो उनके बचपन के दोस्त रहते हैं शिवनंदन को बुलाते हैं और उनको ये सूचना देते हैं कि कल हम जो है गिरिलाल लोहार के घर जाएंगे। गिरिलाल लोहार जो है वो जो है रिवॉल्वर लाए हैं और कुछ बुलेट लाए हैं, तो वो लेकर हम आएंगे। तो ये जो है शिवनंदन जो है यहाँ पर अपने दोस्त को धोखा देते हैं और शिवनंदन जो जाकर जो है पुलिस कमिश्नर सीआईडी इंस्पेक्टर रहते हैं जिनका नाम रहता है नरेंद्र सिन्हा, उसको जाकर पूरी सूचना दे देते हैं और पूरा एक प्लान तैयार हो जाता है कि किस तरीके से जो है परसराम सोनी को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तो 15 जुलाई 1942 को जो है परसराम सोनी और शिवनंदन जो रहते हैं वो अपने घर से निकलते हैं। शिवनंदन साइकिल चलाते हैं और उनके पीछे परसराम सोनी बैठ
बैठते हैं और ये जाते हैं मुख्य रूप से गिरिलाल लोहार के घर, और वहां से जो है बंदूक लेकर और बुलेट लेकर वहां से निकलते हैं। तो गिरिलाल क्योंकि गिरिलाल लोहार के यहाँ से बंदूक और बुलेट लेकर निकले हैं, तो शिवनंदन पहली पुलिस से मिला रहता है। वो जैसे ही सदर बाजार के पास पहुंचता है, वो तुरंत, क्योंकि पहले पूरा प्लान बनाए रहते हैं, तो जो शिवनंदन रहता है वो साइकिल की घंटी बजाता है, और जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो, क्योंकि उनका एक सूचक था कि आप घंटी बजाएंगे तुरंत हम आपको पकड़ लेंगे आकर, तो तुरंत जो है नरेंद्र सिन्हा जो सीआईडी इंस्पेक्टर रहते हैं वो अपनी पूरी सेना, जो भी पुलिस वाले रहते हैं उनके साथ मिलते हैं, और यहीं पर जो है इनको परसराम सोनी और शिवनंदन को रोक लेते हैं, क्योंकि शिवनंदन घंटी बजाते हैं, वो उनकी सूचना देता है कि हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर जो है परसराम सोनी की तलाशी ली जाती है, क्योंकि परसराम सोनी वहां से चलते समय जो है रिवॉल्वर जो है अपने शर्ट के अंदर डाल दिए थे, और जो बंदूक की जो बुलेट रहती है वो अपनी धोती में बांधे हुए थे। तो जैसे ही यहाँ पर नरेंद्र सिन्हा तलाशी लेते हैं, तो वो चालाकी से जो उनके धोती में जो उनकी बुलेट रहती है वो फेंक देते हैं, और जो केवल उनको रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है शिवनंदन जो थे वो मुखबिर थे। अब यहाँ पर फिर जाके परसराम सोनी के घर की तलाशी होती है, कुछ दस्तावेज निकाला जाता है, गिरिलाल लोहार का नाम पता चल जाता है, उनके घर की तलाशी होती है। तो ये सब तलाशी में जो है यहाँ पर गिरफ्तारी होती है, जितने भी मैंने ऊपर लोग बताए सबकी गिरफ्तारी हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सरकारी गवाह जो बनते हैं वो है शिवनंदन, जो कि सरकारी गवाह बनते हैं, और मुख्य रूप से समर सिंह। समर सिंह कौन है, यहाँ पर हमने पढ़ा, जो कि छत्तीसगढ़ कॉलेज के छात्र थे समर सिंह बहादुर, वो यहाँ पर पुलिस के मुखबिर बन जाते हैं, यानी मतलब सरकारी गवाह बन जाते हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए। तो शिवनंदन समर सिंह की गवाही से जो है रायपुर जिला अदालत जो है 28 अप्रैल 1943 को 28 अप्रैल 1943 को जो है परसराम सोनी को जो है मुख्य रूप से 7 साल की सजा और गिरिलाल लोहार को 8 साल की सजा देती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गिरिलाल लोहार को परसराम सोनी से ज्यादा सजा मिली थी। गिरिलाल लोहार को 8 साल की सजा और परसराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाती है, और भी 10-11 लोग रहते हैं जिनको सजा होती है। अब ये सजा जो सुनाया जाता है उसके विरुद्ध जो है नागपुर के हाई कोर्ट में अपील की जाती है, और नागपुर के हाई कोर्ट में जो जज रहते हैं उनका नाम रहता है नियोगी जो उनमें से 4 अभियुक्त को छोड़ देते हैं, बाकी की सजा उतनी ही बनी रहती है। यानी गिरिलाल लोहार को जो है 8 साल की सजा और परसराम सोनी को 7 साल की सजा होती है। ठीक है, बाकी लोग को जो रहते हैं उनको किसी को 1 साल की सजा, किसी को 2 साल की सजा, ऐसे करके किसी को 6 महीने की ऐसी सजा मिली रहती है। ठीक है, अब मई 1946 में जितने जयदेव कपूर जो कि भगत सिंह के दोस्त रहते हैं, जयदेव कपूर और रायपुर के दौरे में आते हैं। तो रायपुर के दौरे में जब आते हैं तो बाकी जितने भी अभियुक्त रहते हैं यहाँ पर वो तो छूट गए रहते हैं, केवल 2 ही जेल में रहते हैं, परसराम सोनी और गिरिलाल लोहार। तो जयदेव कपूर से जो है अपील करती है जो नॉर्मल जनता रहती है कि वो उनको भी छुड़वाया जाए, वो भी जेल में बंद है। तो जो है जयदेव कपूर सुधीर मुखर्जी और क्रांति कुमार भारती के साथ जो है नागपुर जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल से मिलने, क्योंकि वो उस समय मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो वो जो है उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और वहां पर जो है फिर पंडित रविशंकर शुक्ल जो रहते हैं वो परसराम सोनी और गिरिलाल लोहार की सजा को माफ करवा देते हैं, और 26 जून 1946 को वो भी रिहा हो जाते हैं। यानी परसराम सोनी और गिरिलाल लोहार 26 जून 1946 को रिहा हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जयदेव कपूर जो थे वो मई 1946 में छत्तीसगढ़ आए थे, और ये किसके दोस्त थे, भगत सिंह के दोस्त थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रायपुर षड्यंत्र केस यही है जिसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, उसके बाद वर्धा में कांग्रेस की बैठक होती है, वर्धा के बाद जो है कांग्रेस का बंबई सम्मेलन होता है, और बंबई में फाइनल हो जाता है कि अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चालू किया जाएगा, और गांधी जी वहां पर आह्वान करते हैं करो या मरो का, और भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में चालू हो जाता है। तो अब हम वो वाला पार्ट कवर करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कुछ देर पहले ही जो हमने कवर किया था उसमें हमने देख लिया था किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो रहा है, क्रिप्स मिशन कैसे आया और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, ई राघवेंद्र राव ने गांधी जी को क्या सलाह दी, ये वाला पार्ट हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन उसके पहले जो है एक महत्वपूर्ण चीज और होती है, वो है तिलक दिवस। देखिए तिलक दिवस क्या है, आपको याद होगा जब हम असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे तो उस समय तिलक स्वराज फंड बना था। वो क्यों बना था? क्योंकि उस समय आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु होती तो उन्हीं की स्मृति में जो है तिलक स्वराज फंड बना था। तो यहाँ पर जो है उन्हीं को याद करते हुए जो है 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है रायपुर में। और यहाँ पर जो है तय किया जाता है कि राष्ट्रीय विद्यालय से गांधी चौक तक एक जुलूस निकाला जाएगा और गांधी चौक में एक सभा का आयोजन होगा। तो ये तय किया जाता है ये कार्यक्रम। तो यहाँ पर तिलक दिवस के दिन जो है एक जुलूस निकाला जाता है राष्ट्रीय विद्यालय से गांधी चौक तक और गांधी चौक में एक सभा का आयोजन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं शिवदास डागा। यहाँ पर जो है इस तिलक दिवस का जब आयोजन होता है तो नागपुर से भी कुछ नेता इस आयोजन में भाग लेने के लिए आते हैं। वो नेता का नाम है पन्नालाल देवड़िया, उनकी वाइफ विद्यावती देवड़िया और स्वामी कृष्णानंद। ये 3 लोग जो रहते हैं ये भी जो है तिलक दिवस के दिन जो है भाग लेने के लिए यहाँ पर नागपुर से रायपुर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 8 अगस्त 1942 का दिन रहता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं और जो है करो या मरो का नारा देते हैं। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये ग्वालियर टैंक में जो ये सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत से प्रमुख नेता गए रहते हैं। तो वो ये प्रमुख नेता कौन कौन रहते हैं उनका नाम देख लेते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास, शिवदास डागा, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। ये जो नेता का मैंने नाम बताया, पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण दास, शिवदास डागा, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त, ये नेता 8 अगस्त की जो मीटिंग होती है वहां पर शामिल होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी ऐलान कर देते हैं और 9 अगस्त को सुबेरे सुबेरे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ये नेता जो छत्तीसगढ़ के गए रहते हैं या बोल लीजिए मध्य प्रांत के जो नेता रहते हैं वो ये देखने के लिए कि बंबई में आंदोलन का वातावरण कैसा रहता है वो देखने के लिए वो सड़क पर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर पुलिस गिरफ्तार करते रहती है सत्याग्रहियों को जो भी आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन कई जगह सत्याग्रही ऐसे रहते हैं जो पूरे रोड को घेर के रखते हैं। तब वहां पर जो है जो मध्य प्रांत के नेता एक कार में जो है उस क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे रोड में सत्याग्रही जो है रोड को बंद करके रखे हुए हैं। तब वहां पर जो कुछ युवक रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल को पहचान लेते हैं और उनका वहां पर उनको देखते ही नारे लगाने लगते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के लिए और गांधी जी की जय करके नारे लगाते हैं। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल वहां से आगे निकल जाते हैं, जो भी ये नेता रहते हैं सब आगे निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल तय करते हैं क्योंकि उस दिन जो है कस्तूरबा गांधी का भी भाषण होने वाला रहता है। लेकिन वहां पर द्वारका प्रसाद मिश्र जो रहते हैं वो गांधी जी को समझाते हैं कि हमको अपना मुख्य रूप से रविशंकर शुक्ल को समझाते हैं कि हमको जो है अपने प्रांत वापस जाना चाहिए और प्रांत में जाकर जो है अपने हमको इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से द्वारका प्रसाद मिश्र ये भी बोलते हैं कि हमको ये भी डर है कि हम जब वापस जाएंगे तो हमको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब यहाँ पर तय किया जाता है, सभी नेता तय करते हैं कि वो वापस अपने प्रांत में जाएंगे। तो जब मुख्य रूप से यहाँ पर रविशंकर शुक्ल और उनके जो और नेता रहते हैं वो जब मुंबई के स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां पर मध्य प्रांत के 20 से 30 नेता और रहते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल सभी नेताओं के लिए टिकट खरीदने जाते हैं। तो उसी समय द्वारका प्रसाद मिश्र जो रहते हैं वो ये बोलते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमको जो है मध्य प्रांत में पहुंचते ही पहले ही स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा मलकापुर में। तो रविशंकर शुक्ल उनकी बातों को गौर से सुनते हैं और जो ट्रेन की टिकट रहते हैं वो मलकापुर स्टेशन तक ही लेते हैं। तो अब जो है 9 अगस्त को 1942 को शाम को ट्रेन में बैठते हैं और 10 अगस्त 1942 को मलकापुर के जो स्टेशन जब आता है तो वहां पर जो है पुलिस के द्वारा जितने भी नेतागण वहां से आते रहते हैं बंबई से उनको मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि जो घनश्याम सिंह गुप्त रहते हैं, ये घनश्याम सिंह गुप्त जो है इस जो मध्य प्रांत के मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तारी हो रही है वहां पे घनश्याम सिंह गुप्त नहीं रहते।
ठीक है। घनश्याम सिंह गुप्त बाद में आते, उनके साथ ये गुट में घनश्याम सिंह गुप्त वापस नहीं आते, उनको जो है बंबई में घनश्याम सिंह गुप्त को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया रहता है। ठीक है, यानी ये मलकापुर स्टेशन में घनश्याम सिंह गुप्त की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब ये बाद में आते रहते हैं तब बंबई के कुछ स्टेशन के पास इनकी गिरफ्तारी होती है। अगर आप बहुत सी बुक में लिख दिया रहता है कि घनश्याम सिंह गुप्त जो उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुख्य रूप से मलकापुर में हुई थी, लेकिन अगर आप पीएससी का पेपर भी देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आए हुए मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तारी वाला घनश्याम सिंह गुप्त ऑप्शन में था, नहीं लिया था। ठीक है, तो घनश्याम सिंह गुप्त की गिरफ्तारी जो है वो मलकापुर स्टेशन में नहीं हुई थी। तो यहां पर जो है बाकी जितने मैंने नाम बताए सबके नेताओं की गिरफ्तारी मलकापुर स्टेशन में हो जाती है। अब यहां पर जब मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तारी होती है तो जो पुलिस ऑफिसर उनको गिरफ्तार करने आया रहता है वो बहुत जोर जोर से हंसता है कि वो सोचता है कि बाकी जो नेता है वो आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तब पंडित रविशंकर शुक्ल और जितने अन्य नेता रहते हैं वो टिकट निकाल कर दिखाते कि वो टिकट ही मलकापुर तक लिए रहते हैं। तब यहां पर जो है द्वारका प्रसाद मिश्र का एक कथन आता है जो आपके पेपर में कभी पूछा जा सकता है, द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट गवर्नमेंट कॉस्ट, यानी अब आगे की जितनी भी बची हुई जर्नी, क्योंकि इनको तो वापस जाना ही था वहां तक, तो अब ये जो है ये पुलिस ऑफिसर लेके जाएंगे, बाकी वो टिकट लेते तो उनका खुद का पैसा लगता। तो अब ये बोलते हैं कि द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट गवर्नमेंट कॉस्ट, यानी अब बची हुई यात्रा जो है वो किसमें करेंगे, जो गवर्नमेंट के पैसों पर करेंगे। तो ये कथन है इसका द्वारका प्रसाद मिश्र का, जो ये पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तार करने आया रहता है वो उनको बोलते हैं। और रविशंकर शुक्ल यहां पर जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उसके बाद एक कथन रविशंकर शुक्ल का भी है कि अगर मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाता और 10 दिन भी मुझे और मिल जाता तो मैं अपने जिले में वापस लौट कर वहां के जितने पुलिस थाने सबको जला देता। तो ये भी एक कथन इंपॉर्टेंट है, 10 दिन मिल गए होते तो जिले के सभी पुलिस थाने को जलाकर राख कर दिया रहता। ये कथन है पंडित रविशंकर शुक्ल का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हिंसक आंदोलन था। ठीक है, यहां पर हिंसा का कहीं ना कहीं सारा पहले से तय था। अब यहां पर हम देखते हैं कि रायपुर में क्या क्या आंदोलन हुआ। तो जैसे ही यहां पर सूचना पहुंचती है कि 9 अगस्त 1942 को जैसे मतलब जो देश के जो प्रमुख नेता हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो 9 अगस्त 1942 को ही तय किया जाता है कि रायपुर के सभी स्कूल कॉलेज और बाजार जो है वो बंद रखे जाते हैं। यानी रायपुर के जितने भी स्कूल कॉलेज और बाजार है वो पूरे तरीके से बंद रहते हैं। और शाम को 4 बजे जो है एक जुलूस निकाला जाता है। वो जुलूस राष्ट्रीय विद्यालय से जुलूस निकलता है जिसमें लगभग 20,000 लोगों की भीड़ रहती है। तो यहां पर याद रखना है कि 9 अगस्त 1942 को शाम को 4 बजे जुलूस निकाला जाता है। वो जुलूस राष्ट्रीय विद्यालय से जो है निकाला जाता है जिसमें लगभग 20,000 की भीड़ रहती है, जिसमें छात्र शामिल रहते हैं, मजदूर शामिल रहते हैं, आम जनता शामिल रहती है और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहते हैं। अब क्या होता है, ये जुलूस जब निकलता है और ये जुलूस कंकाली पारा पहुंचता है तो कंकाली पारा में पुलिस के द्वारा इस जुलूस को रोकने का प्रयास किया जाता है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिसमें नाम है शालिग्राम शुक्ला, भगवती चरण शुक्ल और रामानंद दुबे। ठीक है, ये कुछ प्रमुख लोग हैं, शालिग्राम शुक्ल, भगवती चरण शुक्ल और रामानंद दुबे। इनको जो है कंकाली पारा में गिरफ्तार किया जाता है जब ये जुलूस राष्ट्रीय विद्यालय से निकलकर कंकाली पारा पहुंचता है। लेकिन जुलूस यहां पर रुकता नहीं, जुलूस आगे बढ़ता है। अब ये जुलूस जो है सिटी कोतवाली के पास पहुंचता है। तो जब ये जुलूस सिटी कोतवाली के पास वहां पर पहुंचता है तो पुलिस के द्वारा फिर जुलूस को रोकने का प्रयास किया जाता है। जितने भी नेता रहते हैं जो जुलूस में सबको लाठीचार्ज किया जाता है, पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको याद रखना है डिप्टी कमिश्नर जो इस समय रहते हैं जिनका नाम रहता है आर.के. पाटिल, वो स्थिति को संभालते हैं कि कहीं पर गोली चालन में किसी की मृत्यु ना हो जाए, कुछ पथराव ना हो। तो ये सब आर.के. पाटिल जो रहते हैं वो ये संभालते हैं, स्थिति को देखते हुए इस सिचुएशन को संभालते हैं और जुलूस को आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। तो आपको पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहां पर जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे आर.के. पाटिल। ये पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो यहां पर वो स्थिति को संभाल लेते हैं। अब ये जुलूस आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर जो है ये जुलूस गांधी चौक में पहुंचता है। अब गांधी चौक में पहुंचता है तो इस जुलूस में के द्वारा जो है वो जुलूस सभा में परिवर्तित हो जाता है और वहां पर एक सभा का आयोजन होता है। उस सभा के सभापति रहते हैं त्रेतानाथ तिवारी, यानी सभा की अध्यक्षता करते हैं त्रेतानाथ तिवारी। और वो भारत छोड़ो आंदोलन और जितने भी नेता गिरफ्तार हुए रहते हैं उसकी निंदा करता है। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी को भाग लेने के लिए यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस सभा में 63 लोगों की गिरफ्तारी होती है
जिसमें से नंद कुमार दानी, प्रभुलाल लखोटिया प्रमुख हैं। तो यहाँ पर 63 लोग गिरफ्तार होते हैं, नंद कुमार दानी और प्रभुलाल लखोटिया जिसमें से प्रमुख है। यहाँ पर दो नाम, जिस तरीके से अभी पेपर का पैटर्न चल रहा है तो उसमें दो नाम महत्वपूर्ण और बनते हैं, जो कि राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र रहते हैं, दो अवयस्क विद्यार्थी जिनकी गिरफ्तारी इस सभा में होती है। उनका नाम देख लेते हैं, महादेव प्रसाद पांडे और पंकज लाल शर्मा। महादेव प्रसाद पांडे और पंकज लाल शर्मा जो दो अवयस्क विद्यार्थी रहते हैं राष्ट्रीय विद्यालय के, उनकी भी गिरफ्तारी सभा के दौरान होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त 1942 यानी अगले दिन रणबीर सिंह शास्त्री जो रहते हैं वो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्रों को लेकर एक जुलूस निकालते हैं। ये जुलूस जो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से गांधी चौक तक के लिए निकलता है। अभी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्रों को इकट्ठा करके यहाँ पे जुलूस निकालते हैं रणबीर सिंह शास्त्री 10 अगस्त 1942 को। ये जुलूस गांधी चौक तक पहुंचता है और गांधी चौक में जब ये जुलूस पहुंचता है तो रणबीर सिंह शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए 10 अगस्त को 1942 छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का जुलूस, छात्रों का जुलूस, यहाँ रणबीर सिंह शास्त्री महत्वपूर्ण है और जो है गिरफ्तार हो जाते हैं 10 अगस्त 1942 को। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में जो महिलाएं पढ़ते रहती हैं वो इस समय आंदोलन का साथ देती है और वो भी जो है जो स्कूल या कॉलेज जो भी थे जाना बंद कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है अन्य इसी दिन जो है 10 अगस्त 1942 को कुछ और लोग भी गिरफ्तार होते हैं, धनीराम वर्मा, कांकेश्वर बघेल और बद्री प्रसाद शुक्ल। धनीराम वर्मा, कांकेश्वर बघेल, बद्री प्रसाद शुक्ल, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि 10 अगस्त को ही गिरफ्तार होते हैं। ये इस जुलूस के नहीं रहते, ये अन्य जगहों से गिरफ्तार होते हैं। ठीक, अगला है 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को रायपुर के रेलवे स्टेशन में गिरफ्तारी होती है। रायपुर के रेलवे स्टेशन में गिरफ्तारी होती है ग्वालदास डागा, मनोहर लाल श्रीवास्तव और सेठ लक्ष्मी चंद। ग्वालदास डागा जो रहते हैं शिवदास डागा के बेटे रहते हैं। ये जो रहते हैं बंबई से, जो 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी हो रही रायपुर रेलवे स्टेशन में, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली जो ट्रेन रहती है जैसे ही रायपुर पहुंचती है और यहाँ पर जो है ये लोग जो है बंबई के अधिवेशन में ही भाग लिए रहते हैं ग्वालियर टैंक वाले में। तो इनको 11 अगस्त को गिरफ्तारी की जाती, ग्वालदास डागा, मनोहर लाल श्रीवास्तव और सेठ लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो इनकी गिरफ्तारी 11 अगस्त को होती है क्योंकि ये रायपुर पहुंचते हैं, रायपुर में इनकी गिरफ्तारी होती है। इसी बीच जो रहते हैं कांग्रेस कार्यालय में ताला लगा दिया जाता है कि जितने भी जो कांग्रेस का कार्यालय हमने कल पढ़ा था, कैसे सरदार पटेल आए थे, कांग्रेस पत्रिका के बारे में पढ़ा था हमने, तो उसी में जो है कांग्रेस कार्यालय जो है यहाँ पर ताला लगा दिया जाता है। और क्योंकि अब कांग्रेस कार्यालय में ताला लग गया तो वहीं से तो हमारी कांग्रेस पत्रिका आ रही थी, ठीक है, जो प्रांतीय जिला कांग्रेस के द्वारा मुख्य रूप से प्रकाशित होती, जिला कांग्रेस जो कि वहां से प्रकाशित होती। तो यहाँ पर जो है ये कार्यालय बंद होती, कांग्रेस पत्रिका का जो प्रकाशन हो सकता था वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है 18 अगस्त 1942, 18 अगस्त 1942 को भी कुछ गिरफ्तारी होती है, वो देख लेते हैं किसकी किसकी गिरफ्तारी है। सब वही है, जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस में ही गिरफ्तारी हो रही है। नाम है मूलचंद बांगड़ी, जसकरण डागा, जमुनालाल चोपड़ा। मूलचंद बांगड़ी, जसकरण डागा और जमुनालाल चोपड़ा, इनकी गिरफ्तारी होती है 18 अगस्त 1942 को। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये पेपर में पूछा जाता है बार बार। एक्चुअल में क्या होता है, जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह रहते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बेटे रहते हैं, ये नागपुर में पढ़ते रहते हैं, लॉ की पढ़ाई करते रहते हैं। तो ये नागपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में एक जुलूस निकालते हैं और वो जुलूस जो रहता है वो झंडा फहराने का काम करता है। वो झंडा फहराया जाता है नागपुर हाईकोर्ट में और नागपुर विश्वविद्यालय में। ये नागपुर हाईकोर्ट और नागपुर विश्वविद्यालय में जब झंडा फहराया जाता है तो वहां पे पुलिस के द्वारा गोली चालन किया जाता है जिसमें ठाकुर रामकृष्ण सिंह बच जाते हैं। फिर ये वापस अपने शहर रायपुर आ जाते हैं और रायपुर में भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व करते हैं। तो 9 सितंबर 1942 को ठाकुर रामकृष्ण सिंह और वल्लभदास गुप्ता, ठाकुर रामकृष्ण सिंह और वल्लभदास गुप्ता, ये उनके सपोर्टर ही रहते हैं जब वहां पे रहते हैं ये नागपुर में। तो ये दोनों साथ में दोस्ती रहते हैं। तो इनको 9 सितंबर 1942 में रायपुर से गिरफ्तार किया जा रहा है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह और वल्लभदास गुप्ता को। ठीक, क्योंकि इन्होंने नागपुर हाईकोर्ट और नागपुर विश्वविद्यालय में झंडा फहराते हैं, यानी शासकीय भवन में झंडा फहरा रहे थे।
10 सितंबर 1942 जैसे ही इनको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये छात्र रहते हैं, इनको जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, रायपुर में स्कूल व कॉलेज की विद्यार्थियों की हड़ताल हो जाती है। 10 सितंबर 1942 को रायपुर में स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों की हड़ताल हो जाती है और गांधी चौक में एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें 80 विद्यार्थी गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक है, तो 10 सितंबर 1942 रायपुर में गांधी स्कूल में कॉलेज के विद्यार्थी के छात्र गिरफ्तार होता है और गांधी चौक में सभा होती है, 80 लोग वहां गिरफ्तार किए जाते हैं। आगे देखते हैं, नागपुर में एक और व्यक्ति रहते हैं जो कि भाटापारा के कुंज बिहारी पाठक। भाटापारा के कुंज बिहारी पाठक जो रहते हैं वो भी नागपुर पढ़ने गए रहते हैं, तो इनके द्वारा भी नागपुर में जब छात्र आंदोलन होता है तो वो भी नेतृत्व करते हैं। यानी ये भी जो है छात्रों को वहां पे संगठित करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो नाम याद रखना है, भाटापारा के कुंज बिहारी पाठक। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने युवा रहते हैं, 2 अक्टूबर 1942 का दिन आने वाला रहता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन, तो ये युवा सोचते हैं क्यों ना क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम जो है गांधी जयंती सप्ताह मनाते हैं। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, 20 सितंबर 1942 को यह तय करते हैं कि वो गांधी जयंती एक सप्ताह का आयोजन करेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, शहर में गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा, ये सब बेचना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो है जो गांधी जयंती सप्ताह मनाने का जैसे विचार आता है तो बहुत से छात्रों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है जो मुख्य रूप से रायपुर के आसपास के क्षेत्र में गांधी टोपी या झंडा बेचने का काम कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है 26 सितंबर 1942 रणबीर सिंह शास्त्री जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे, अब वो जेल से छुटकर आ जाते हैं। अब रणबीर सिंह शास्त्री बाहर आते हैं और सरोना के पास सरोना के आसपास के क्षेत्र में रणबीर सिंह शास्त्री और सच्चिदानंद सिंह, आपके नाम याद रखना है, रणबीर सिंह शास्त्री और सच्चिदानंद सिंह जो रहते हैं ये सरोना के आसपास में रेल की पटरी को उखाड़ देते हैं और टेलीफोन की तारें काट देते हैं। रेल की पटरी और टेलीफोन की तारें काटते हैं 26 सितंबर 1942 को। आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये सच्चिदानंद सिंह है, सच्चिदानंद सिंह जो है ये ठाकुर प्यारेलाल के दूसरे बेटे थे। ठीक है, हमने अभी तक अगर आपको याद हो तो हमने 3 बेटे पढ़ लिए, पहली क्लास में भी हमने देखा था। तो कौन कौन से, यहीं पर अगर हम देखें, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिंह और हरि ठाकुर हमने पढ़ा है। हरि ठाकुर वानर सेना के सदस्य थे, रायपुर में हमने पहले देख लिया था। तो ये भी जो है सरोना के आसपास ये जो है ये घटना होती है, रणबीर सिंह शास्त्री और सच्चिदानंद सिंह गिरफ्तार हुए। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसी समय रायपुर डायनामाइट कांड होता है अक्टूबर 1942 में। जो रायपुर के युवा लोग रहते हैं अब वो ये प्लान बनाते हैं कि रायपुर जेल में जितने भी क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया है, हम रायपुर जेल की दीवार में डायनामाइट लगाएंगे और डायनामाइट से रायपुर जेल की दीवार तोड़ेंगे और जितने भी राजनीतिक बंदी जो वहां पर हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये योजना बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं बिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागरदास बावरिया, नारायण दास राठौर, जय नारायण पांडे। फिर से बोल रहा हूं, बिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागरदास बावरिया, नारायण दास राठौर और जय नारायण पांडे ये योजना बनाते हैं रायपुर डायनामाइट कांड की, रायपुर जेल की दीवार को बम से उड़ाने की। तो यहाँ पर जो है जो बम लेकर आते हैं, जो डायनामाइट लेकर आते हैं जबलपुर से, उनका नाम रहता है बिलक नारायण अग्रवाल। अब ये रायपुर जेल की दीवार को उसमें सुरंग बनाते हैं और उसमें डायनामाइट भी फिट करते हैं। बम जो है वहां पे डायनामाइट फूटता भी है, दीवार कुछ टूटती भी है, लेकिन जो राजनीतिक बंदी रहते हैं उनको ये बाहर नहीं निकलवा पाते। ठीक है, तो पुलिस जो है शक के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ पर लेटर बॉक्स बर्निंग केस भी होता है। यानी जैसे कि लेटर बॉक्स को उखाड़कर उसको जलाकर फेंक दिया जाता था, तो लेटर बॉक्स बर्निंग केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, ईश्वरी चरण शुक्ल और नारायण दास राठौर, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो लेटर बॉक्स बर्निंग केस में भी इनकी गिरफ्तारी होती है और ये 1944 तक जेल में रहते हैं। बाकी को शक के आधार पर कुछ समय के लिए गिरफ्तार होते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, वो चलता रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन इस केस में शामिल था और ये 2 लोग जो है इनको लेटर बॉक्स बर्निंग केस में गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस पत्रिका छप रही थी वो बंद हो जाती है, तो यहाँ पर जो है कुछ और पत्रिका प्रारंभ होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करती है, वो उसमें से एक पत्रिका है अग्रदूत। अग्रदूत जो है आपसे जैसा अभी उत्थान के बारे में पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सी पत्रिका छपती थी, तो अग्रदूत। तो अग्रदूत जो पत्रिका है इसका प्रकाशन 2 जून 1942 से प्रारंभ हुआ था। 2 जून 1942 ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी
और जिसमें संपादक थे केशव प्रसाद वर्मा और स्वराज प्रसाद त्रिवेदी। तो संपादक थे केशव प्रसाद वर्मा, स्वराज प्रसाद त्रिवेदी। ये पत्रिका जो थी ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय लेख छापती थी, प्रमुख नेता के विचारों को छापती थी। कई बार जो है इस पत्रिका को बैन किया गया 1943 में क्योंकि इसका कंटेंट जो था वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। तो इसलिए जो है इस पत्रिका को समय समय पर बंद किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन इसका प्रकाशन जैसे ही चालू होता था फिर वो वैसे ही लेख छापते थे, फिर बंद हो जाता था। तो आपको याद रखना है कि अग्रदूत पत्रिका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय केशव प्रसाद वर्मा और स्वराज प्रसाद त्रिवेदी ने प्रारंभ किया था। एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 2 जून 1942 को इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इस पत्रिका में 8 से 12 पेज होते थे और इसका मूल्य था 4 रुपए वार्षिक। ठीक है, 8 से 12 पेज थे, 4 रुपए इसका मूल्य था वार्षिक। तो ये पत्रिका इंपॉर्टेंट है। और एक और पत्रिका का नाम मिलता है लेकिन उसके बारे में डिटेल हमको नहीं मिल पाती कि वो उसका प्रकाशन कैसे हुआ। एक था जनमत पत्रिका जिसका प्रकाशन जय नारायण पांडे ने किया था, जो यहाँ पर जिनका नाम पढ़ रहे हैं। तो जय नारायण पांडे भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो है जनमत पत्रिका का प्रकाशन करते थे। तो इसके बारे में हमारे पास ज्यादा सूचना उपलब्ध नहीं है, केवल नाम मिलता है। तो ये था हमारा रायपुर के क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम बाकी बिलासपुर, दुर्ग, ये सब क्षेत्र में भी भारत छोड़ो आंदोलन वाला पार्ट कवर करेंगे। रायपुर षड्यंत्र केस हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो ये पार्ट यहीं पर आज खत्म करते हैं। तो कल मिलेंगे तो हम भारत छोड़ो आंदोलन वाली पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।